नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और आप देख रहे हैं द डॉक्टर शैलेंद्र शो। सच तो सच है। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे आपने प्यार दिया, नाम दिया और सम्मान देकर बड़ा बनाया। इससे पहले कि हम उनसे मुलाकात करें, आइए देखते हैं एक छोटी सी झलकी। तुम कौन हो? और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ए बाबा, तेरा कमरा तेरा मेरा नहीं रे। अब तो तेरा कॉलेज भी तेरा नहीं। अब तेरे अगले सवाल का जवाब। मैं कौन? मैं यमदूत। मैं तेरा चेहरा पढ़ सकता हूँ। मेरी अक्खा पुलिस की नौकरी में मैंने आज तक बेईमानी नहीं की, इसलिए मुझे यमदूत की नौकरी मिली और आज बेईमानी करना पड़ेगा। काहे को? इधर सिचुएशन की डिमांड है रे बाबा, और इस डिमांड में मेरा नौकरी तो गया। मैंने तेरे को तेरे बर्थडे में गिफ्ट दिया, जा। साथियों, आज इस कड़ी में आपको मिलाते हैं रीवा जिले की एक ऐसी हस्ती से जिसने न केवल अपने आत्मबल के कारण संघर्ष करते हुए रुपहले पर्दे में अपना एक स्थान बनाया और रीवा शहर का नाम भी रोशन किया। उन्होंने न केवल रुपहले पर्दे पर बल्कि सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, जूनियर जी जैसे चर्चित सीरियलों में भी अभिनय की और छाप छोड़ी। हमारे बीच हैं अभिनेता राजेंद्र सोनी जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनका स्वागत करता हूं। राजेंद्र जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। राजेंद्र जी, अगर बातचीत की शुरुआत की जाए तो रुपहले पर्दे में आपने अपना एक स्थान बनाया है और रीवा शहर का नाम भी रोशन किया। अभिनय में किस्मत आजमाने के पूर्व आपने एक बैंक में काम भी किया था और छोड़ दिया था। जी, शुरुआती दौर पर पहले मैंने अपना एजुकेशन इंदौर से किया था। मैंने वहाँ से एमबीए किया था। उसके बाद मैं नौकरी की तलाश में मुंबई गया हुआ था और उस समय मैं कई कंपनियों में भटकते हुए अपने नौकरी का प्रयास किया था। एस कुमार कंपनी जैसी कंपनियों में भी गया था वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा वहाँ पर हुआ नहीं। और फिर मैं बहुत निराश हो गया था। काफ़ी सालों से मैं प्रयास कर रहा था नौकरी का। फिर मेरा एकदम से विचार चेंज हुआ, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह दी कि आप एचएसबीसी बैंक ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेनी तौर पे, और वहाँ आपको इतनी सैलरी मिलेगी कि आप उसमें सफ़र कर सकते हैं। तो फिर मैंने एचएसबीसी बैंक में इंटरव्यू दिया और वहाँ मेरा एज अ मार्केटिंग मैनेजर वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। वहाँ पर मैंने 1-2 साल नौकरी करी। उसके बाद मेरे विचार में परिवर्तन आने शुरू हो गए। बीच बीच में मैं अपने फिल्म दुनिया से जो जुड़ना चाहता था उसकी जानकारियाँ एकत्रित करने लगा और धीमे धीमे प्रयास करने लगा। और एक बार ऐसा हुआ कि कुछ जानकारियाँ हमारे मैनेजर तक पहुँची कि आप अपना टाइम शायद वहाँ भी देते हैं, तो मैं दोनों चीज़ें एक साथ आपके साथ नहीं कर पाऊँगा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, और मैंने फिर वो नौकरी इस तरीके से छोड़। जब आपने जॉब छोड़ा उस समय आपके परिवार वालों एवं मित्रों की क्या प्रतिक्रिया थी? वैसे मेरे परिवार वालों की या मेरे मित्रों की कोई क्रिया प्रतिक्रियाएँ तो पहले भी नहीं थी कि वो मैं कुछ करने गया हूँ। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं हमेशा हमको दी हैं। हमारे परिवार की भी कोई रिएक्शन नहीं था। उन्होंने सोचा था कि इसने एमबीए किया है, ये नौकरी करने वहाँ गया है, तो उसकी इच्छा इसको पूरी कर लेने दें। तो ऐसा कुछ खास रिएक्शन हमारे परिवार का नहीं था। मतलब पूरा बैकअप सपोर्ट मिलता रहा? बैकअप सपोर्ट था पूरा कि आप जो करना चाहते हैं करिए जाके। एक एक्टर के तौर पर जब आप अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने की सोची, उस समय आपके क्या संघर्ष थे? बहुत ही कठिन संघर्ष थे हमारे। मैं उसके बारे में व्याख्या जितना कर सकता हूँ उतना मैं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत कठिन दौर था हमारे पास, क्योंकि उस समय हमें जो हमारे सैलरी में जो पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों से हमें संघर्ष करना पड़ता था। और मैं चैम्बूर में था और फिल्म इंडस्ट्री थी गोरेगांव में। अब हमें चैम्बूर से गोरेगांव आने के लिए करीबन 160 किलोमीटर की दूरी रोज़ तय करनी पड़ती थी, और काफ़ी कुछ पैदल भी घूमना पड़ता था। कई कंपनियों में हम जाते थे घूमने के लिए, लेकिन उस दौरान हम अपने फिल्मों का भी काम करते थे और काफ़ी कठिन परिस्थितियों से मेरा सामना हुआ। उस समय मैं कई दिनों तक भूखा भी रहता था। कई बार तो प्लेटफॉर्म में सो जाता था। कई बार जेब में इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम वड़ा पाव भी वहाँ पे खा सकें। लेकिन फिर भी चूँकि हमको अपने आप को स्थापित करना था, ये मैं भूला नहीं था। अपने कार्य पर जुटा रहा मैं।
आपके जीवन में सर्वाधिक खुशी का पल कौन सा था? वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कोई सर्वाधिक पल ऐसा खुशी का आया हो जो मैं आपसे शेयर कर सकूं। लेकिन मुझे एक बार पता चला कि भारतीय टीम का विख्यात बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के साथ मुझे कोई एक कैस्ट्रॉल ऑयल का एक ऐड मिला है जो मैं उनके साथ करने वाला था। ये सुनकर मैं काफ़ी रोमांचित हूँ। आपको जो एक बार ये भी पता चला कि आप जब घर पे थे अचानक आपके पास फ़ोन आता है कि आपको काम मिला है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि राम गोपाल वर्मा के ऑफिस से मुझे एक फ़ोन आया था वहाँ पर, और उन्होंने बताया था कि आपका ऑडिशन हमारे डायरेक्टर ने देखा था, आपको एक फ़िल्म के लिए सेलेक्ट किया है। तो मैं बहुत खुश हुआ था, बहुत ही खुश हुआ था उस समय, क्योंकि वो मेरी पहली फ़िल्म थी और वो पहली फ़िल्म देख के सुनकर मुझे ऐसा लगा मुझे कि मेरी मेहनत ख़राब नहीं जा रही। आपके घर वालों ने जब पहली बार आपको स्क्रीन पर देखा तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? वैसे तो कोई रिएक्शन नहीं था मेरे घर वालों का, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ इसके बारे में जानते नहीं थे, क्योंकि मेरे परिवार में, पूरे ख़ानदान में आगे पीछे कोई भी कभी फ़िल्म इंडस्ट्री पे गया नहीं था। हाँ, पर पर्दे में देखकर उन्हें एक खुशी का कि मेरे घर का, हाँ, रोमांच ज़रूर था कि चाचा जी टीवी पे आ रहे हैं, या मेरा बेटा, पापा तो थे नहीं, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मेरे पापा उस समय होते तो उनको ज़रूर ये खुशी होती, क्योंकि एक अभिनेता के पहले मैं एक बहुत अच्छा क्रिकेटर भी था, और रीवा से मैंने काफ़ी अच्छे लेवल में क्रिकेट भी खेला हुआ है। अभिनय की दुनिया में अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा? मुझे तो हर दिन नया लगता है। जैसे कि ये अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर भी बोलते हैं कि आज भी मैं एक्टिंग करता हूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे लिए हर दिन नया होता है अभिनय के लिए, हर दिन सीखने का दिन होता है कि मैं भी कुछ सीख ही रहा हूँ, देख के सीखता हूँ, लोगों से बातचीत करके सीखता हूँ, उनके एक्सपीरियंस को अपनी फ़िल्मों में यूज़ करता हूँ। कहते हैं कि जब हम कहीं से शुरुआत करते हैं तो वह रूट कभी नहीं भूलता है। क्या आपको भी वह रूट याद है आज भी? हाँ, वो रूट तो मुझे कभी नहीं भूलता, ये बात तो सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं नौकरी चैम्बूर में करता था और मुझे स्ट्रगल करने के लिए गोरेगांव आना पड़ता था, तो वो रूट मैं कभी भूल इसलिए भी नहीं सकता कि मेरे साथ एक घटना भी हुई थी कि जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी और मैं निराश होकर वापस होने लगा था, तो मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दिया कि आप बैंक ज्वाइन कर लीजिए, निराश मत होइए। और जब मैं बैंक में जाने की तैयारी कर रहा था, उसके कुछ दिन ही पहले ही हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई कि मैं कुछ काम के लिए अपने घर वापस आ रहा था और उस बीच मेरा सारा सामान चोरी हो गया था रेलवे स्टेशन से, और कोई चोर उठा के सारा सामान ले गया। तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, लेकिन वो दिन भूलता नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बहुत रोया, अपने घर वालों को समझाया कि अब मैं नहीं आऊँगा, मैं कुछ करके ही वहाँ से लौटूंगा। तो वो दिन मुझे कभी, वो रास्ता मुझे कभी भूलता नहीं, क्योंकि वो रास्ते पे मैं चला हूँ। 160 किलोमीटर की दूरी, आप समझ सकते हैं कि ट्रेन से जर्नी करना बहुत मुश्किल काम होता है, और ऐसे टाइम पे जब आपकी जेब में पैसे ना हो। तो वो पैसे की कमी बहुत चारों तरफ मेरे घूमती रहती थी कि मैनेज तो हमें करना ही है। कभी कभी तो हम लोग ट्रेनों में WT भी घूम लिया करते थे, पकड़े भी जाते थे, उनके सामने भी हमें अभिनय करना पड़ता था। तो वो रास्ता, वो रूट मैं नहीं भूल सकता हूँ कभी। फिल्म इंडस्ट्रीज में आपने किसी को अपना आइडियल बनाया होगा? वैसे तो मेरा कोई आइडियल नहीं है, लेकिन मैं बचपन से लेके जब तक रीवा में रहा तब तक मैं अमिताभ बच्चन की फ़िल्मों देखकर बड़ा हुआ। जितनी भी अमिताभ बच्चन की फ़िल्में आती थी, अमिताभ बच्चन की फ़िल्म देखने के लिए मैं पहला दिन पहला शो जाता था। मैं खुद टिकट कटवा के लाता था और फ़िल्में देखता था। लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में हमारे इरफान खान जी और पुराने बलराज साहनी जी और स्मिता पाटिल जी और कन्हैया लाल जी, जिन्होंने मदर इंडिया में एक्टिंग करी थी, मैं उनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ। ये आपने स्ट्रगल करना कब शुरू किया? स्ट्रगल मैंने शुरू किया था जब मैं क्रिकेट खेला था, तभी जब मैं इंदौर पहुंचा था तभी। तब मैं स्ट्रगल क्रिकेट के लिए किया करता था, फिर वहां से एजुकेशन किया। फिर मुझे मुझे सूचना मिली जो मेरे लिए बहुत ही हृदय विदारक सूचना थी कि मेरे फादर नहीं रहे, और मैं तब निश्चित कर लिया था अपने आप को कि मैं कुछ करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने इनडायरेक्टली अपने पापा को मैसेज किया था कि पापा, मैं आई वॉन्ट टू डू समथिंग, और मैं करके दिखाऊँगा ऐसा। और फिर मैं उस फील्ड के लिए अपने आप को तैयार समझा, क्रिकेट का बल्ला फेंक दिया मैंने, और मैं एक नए फील्ड पे एजुकेशन की तरफ चला गया। नहीं, जब आपने क्रिकेट में आपने नेशनल भी खेले हैं, जी, फिर आपने क्रिकेट को कैरियर क्यों नहीं चुना? हर एक कोई भी एक काम करने के लिए आपको एक उम्र निर्धारित होती है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कोई दूसरी चीज़ें हों। हाँ, एक्टिंग में ज़रूर वो चीज़ निर्धारित नहीं है, बट लेकिन क्रिकेट खेलने में एक उम्र रहती है आपकी कि आप इस उम्र तक जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि सचिन तेंदुलकर मेरी उम्र का ही आदमी है और कहाँ पहुँच गया।
और आज मैं अभी भी एक स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आया कि अब और आगे आगे समय देना चाहिए अपने को। इसलिए मैंने वहाँ पर सोचा और हमने कहा कि अब यहाँ पे कैरियर बनाना बहुत मुश्किल काम है। और उस दिन कंपटीशन उन दिनों बहुत ज़्यादा था। अभी तो कुछ भी कंपटीशन नहीं है। अभी तो आप देखिए IPL हो गया है, T20 हो गया है और पता नहीं कितने प्रकार के ऐसे क्रिकेट हो गए जिसमें लोगों को बहुत अच्छे से मौका मिल जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक आदमी के पीछे 100 कॉम्पिटिटर्स होते थे लोकल लेवल में। हमको उनको डिफीट करना है, फिर 1000 को डिफीट करना है, फिर 1000 को डिफीट करना है, देन यू हैव टू गो टू इंटर इन दैट पोजीशन। वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने वो क्रिकेट छोड़ के फिर मैंने अपना एजुकेशन में ध्यान दिया और एजुकेशन के बाद मैं सीधे बॉम्बे चला गया। हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है। जब आपने रीवा शहर छोड़ा जी। तब आपको ऐसा लगा कि कुछ आपका छूट गया है? हाँ, बिल्कुल लगा। मुझे लगा कि मेरे माँ बाप मुझसे दूर हो गए हैं। मुझे लगा मेरे मित्र बहुत दूर हो गए हैं। अब क्या होगा, कैसे इनसे मुलाकात होगी। मुझे इस शहर की बहुत याद आती थी। बस इन सपनों पे ही वहाँ बॉम्बे में मुंबई में मैं जीता था कि मेरे दोस्त कैसे होंगे। लेकिन वो हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। मेरे मम्मी पापा मुझे प्रोत्साहित करते रहे। मेरे भाई लोग हमेशा मुझे बोलते रहे कि आप लगे रहो, आप करो अपना काम, जो भी होगा हम आपको सहयोग करेंगे। और उन्होंने किया भी सहयोग जो उनसे हो सका। कोई ऐसा लम्हा जिसे याद करके आज भी आप रोमांचित हो जाते हो? अब लम्हा तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वही मैंने एक आपको बताया थी, एक घटना हमारे साथ हुई थी कि मुझे पता चला एक बार कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। और फॉर्चुनेटली एक ऐड के लिए था, वो वोडाफोन करके एक आता है, इसका पहले नाम ऑरेंज कंपनी था। इसके लिए मैं चयनित हो गया हूँ। और तो मैं एकदम से मेरा खिल उठा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा। पर नहीं हो सका क्योंकि मेरा पासपोर्ट उस समय रेडी नहीं था। और ऐसी ही घटना हुई जब मुझे पता चला कि कौन सा ऐड आता है, जूही चावला का, कुरकुरे का एक ऐड था। उसमें जूही चावला के साथ काम करने का मौका मुझे मिला था और मैं सेलेक्ट भी हो गया था। बट फॉर्चुनेटली मैं उस समय शहर में था नहीं और वहाँ पर कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता। उनके पास स्टैंड वाइज में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, फिर उनको मौका मिल जाता। आपने कई सीरियल्स में भी काम किया है। हाँ, बहुत सारे सीरियल्स में काम किया मैंने। किसी एक सीरियल के बारे में कोई ऐसी घटना? जूनियर जी में एक छोटे छोटे रोल करके मैं बड़ा हुआ। घनश्याम पाठक उसके डायरेक्टर थे और एक चांदीवली के आसपास कहीं शूटिंग हो रही थी। और शूटिंग में मेरा रोल जो था कुछ था नहीं, लेकिन एक डेड बॉडी बनना था। और मेरे डेड बॉडी के अंदर हीरे थे जो उनको निकालने थे मेरे पेट से। तो पहले उन्होंने मेरी हत्या करी तो मैं लेट गया वहाँ पर। डायरेक्टर ने मुझे बोला कि आप हिलिएगा डुलिएगा नहीं। और मैं बिल्कुल ऐसे ही लेटा रहा। मैंने कहा कि ठीक है। और चूंकि एक्टिंग का जुनून था मेरे दिमाग में, तो मुझे लगा कि अगर मैं हिल जाऊँगा तो डायरेक्टर बोलेगा मुझे एक्टिंग ही नहीं आती। तो मैं लेटा रहा। और वो बंदा जिसको हीरे मेरे पेट से निकालने थे, वो लिटरली उसको चक्कू दिया गया और मेरा पेट काटने लगा वो। और खरोच भी आई, मेरा पेट कट गया वहाँ से। तो मैं जब जैसी चक्कू घुसा मेरे पेट में तो मैं एकदम से आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा क्या कर रहे हो यार तुम, क्या पेट में मार दोगे? बोले क्या हुआ? कट 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 कट। तो मैंने कहा सर ये पेट में चाकू मार दिया, ये देखिए मेरे पेट में, देखिए क्या है। तो फिर उन्होंने उसको दूसरे को एक्टर्स को बुला के झापड़ मारा उसको, क्योंकि बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता कि जब आपको मार्क दिया गया है तो आपको मार्क में चाकू को ऐसे चलाना है बस, बाकी ब्लड तो वहाँ पे रखा हुआ वो अपने आप निकल जाएगा। तो वो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर अस। फिर फ्यूचर में ऐसी गलतियाँ दोबारा ना हो। पहले से मैं सच तो कि एक बार ऐसे ही हम एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे, ढिचकाऊँ करके एक फ़िल्म थी, और मेरे सामने आदित्य पंचोली साहब थे। तो मैंने ऐसा शॉट पहले दिया नहीं था और मेरे पूरे शरीर में बम फिट थे और मतलब मुझे मारने वाले थे। तो मैं घबरा गया शॉट के पहले। तो मैंने आदित्य पंचोली साहब से पूछा सर मुझे बहुत डर लग रहा है शॉट देने में, मैं दे नहीं पाऊँगा। बोले नहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें भाई, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको करना है, जब मैं आपको गोली मारने आऊँगा तो आप बस ऐसे रिएक्ट करके पीछे गिर जाइएगा, बाकी सब काम रिएक्शन से हो जाएंगे। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया आदित्य पंचोली, क्योंकि आदित्य पंचोली इज़ अ वेरी बिग एक्टर। उन्होंने जो मुझे सलाह दी तो मैं एकदम से गदगद हो गया। उसके बाद बहुत अच्छा शॉट हुआ वो। आपने एक मूवी भी की थी जिसमें कि आपने डॉन की भूमिका निभाई थी। हाँ, एक फिल्म थी डॉन का। एक अब्बू सलीम एक करेक्टर था। एक फिल्म थी मंथन एक कश्मकश, उसमें अब्बू सलीम का रोल मैंने किया था। वो दाऊद का एक राइट हैंड होता है। वो फिल्म यूट्यूब में आपको मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा किरदार था, लेकिन हो गया जितना मुझे समझ में आया। मैंने काम अच्छा किया था, रोल भी मेरा अच्छा था,
बट मुझे सचमुच वो काम करने में बहुत मज़ा नहीं आया जितना सशक्त वो किरदार था। लेकिन फिर भी फिल्में तो फिल्में बनती रहती हैं। उसके अलावा भी मैंने कई फिल्मों में काम किया है। ददुआ के ऊपर एक फ़िल्म बनी थी, उसमें मैं ददुआ के भाई का रोल किया था, जो कौन सा पटेल बना रहता है। काफ़ी सशक्त किरदार था। एक विजय राज हैं, युक्ता मुखी हैं, मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, उनके साथ में मैंने मेम साहब एक फ़िल्म करी थी जो बहुत ही अच्छी फ़िल्म थी। उसमें मेरा एक पुलिस ऑफिसर का रोल था। ऐसी बहुत सारी फ़िल्में मैंने करी हैं। मैंने रघुवीर यादव जी के साथ में एक फ़िल्म में काम किया है। मैंने मिठुन दादा के साथ में एक फ़िल्म में काम किया, चल चले नाम था फ़िल्म का। तो छोटे छोटे किरदारों को कभी मैंने मना नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं से फ़िल्मों में वो किरदार आपको दिख जाते हैं दर्शक के सामने, जिसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है कि नहीं इसमें कुछ है, ये करेगा, इसको उस रोल के लिए बुलाओ। आपने रंगमंच में भी काम किया है और एक बहुत ही अच्छा प्ले था। हाँ, रंगमंच में मैंने मुंबई में, जब मैं स्टार्टिंग में गया था मुंबई में, तो आपने सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है, एनएसडी के एक बहुत बड़े राइटर हैं अशोक मिश्रा जी, जिन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी वेलकम टू सज्जनपुर। तो वो एक नाटक करते थे गांधी चौक। उस गांधी चौक को मैं नाटक मतलब डेली हम लोग रिहर्सल करने के लिए एक पार्क में जाते थे। हम लोग के पास कोई जगह तो थी नहीं, और वो अशोक मिश्रा जी आते थे उसको डायरेक्ट करने के लिए डेली। उसमें मैं एक हवलदार, एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा था, जो भ्रष्ट होता है काफ़ी। तो काफ़ी किया मैंने उनके साथ में, कई शोज़ किए मैंने उसके साथ में, और उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ। फिर उसके बाद मैं कुमुद मिश्रा, जो आजकल बहुत रीवा के ही बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो उनके साथ मैंने काफ़ी थिएटर किया 2-3 साल तक। ऑफ मैन एंड माइस और 2-3 हिंदी प्ले थे। मानव कौल थे साथ में, सत्यजीत शर्मा थे जो बालिका वधू में एक बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं। मानव कौल भी जजंत्रम ममंत्रम में वो हीरो थे, वो सोलो। कुमुद मिश्रा को आप जानते ही हैं, कुमुद मिश्रा के साथ वो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था थिएटर का। लेकिन थिएटर से मुझे ज़्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि थिएटर से कुछ होने वाला नहीं है, पेट भरने वाला नहीं है, तो आपको कुछ अलग ही करना पड़ेगा। तो मैं बीच बीच में मेरे गुरु भाई हैं आशुतोष राणा जी और राजपाल यादव जी, और कई विजय राज हैं, यशपाल शर्मा हैं, बहुत सारे एक्टर जो हैं जो हमें जानते थे, उन्होंने हमारी समय समय पे पैसों से बहुत मदद करी उन्होंने, और रहने की कोई प्रॉब्लम ना आए, वो बीच बीच में हमें सराहना देते रहे। तो मैं कभी उन चीज़ों को भूल नहीं सकता। और रीवा में भी आके मैं थिएटर अभी कर रहा हूँ कई लोगों के साथ में। कुछ आपके अपने हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ संदेश भेजे हैं। राजेंद्र सोनी जी के अंदर प्रतिभा कूट कर भरी हुई है। हर किरदार उन्होंने बखूबी निभाया है। एक्टिंग की बात हो या फिर थिएटर, हर रोल में उन्होंने परफेक्ट अदायगी दिखाई है। यह रीवा शहर वालों को प्रेरणा लेनी चाहिए। विजय जी के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे, हमारी उनसे मुलाकात कुछ वर्षों पहले हुई थी जब मैं बॉम्बे में था। बहुत ही नेक व्यक्ति और बहुत ही अच्छे न्यूज़ रीडर, और समाचार को मतलब रिप्रेजेंट बहुत अच्छी तरीके से वो करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा निसंदेह, आप जब भी बुलाना चाहें बिल्कुल मैं आ सकता हूँ। फिर बाद में उन्होंने बीच में कुछ हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कृष्णा राज कपूर एक ऑडिटोरियम बना था, उसमें बड़े बड़े कलाकार आए थे, रणधीर कपूर जी आए थे और अन्नू कपूर आए थे और कई कलाकार आए थे। तो उसमें उन्होंने इनवाइट भी किया था, काफ़ी सहयोग भी किया था मैंने उनका। उस काम की भी बहुत सराहना हुई थी उनकी। चिंगारी, कमल किशोर चिंगारी, कमल किशोर चिंगारी, यानी कोमलता, तीक्ष्णता, विकलता, दृढ़ता, सब कुछ है आपके नाम में। भाई साहब, ये रीवा शहर कहाँ है? अभी कब बता। अरे वही है जहाँ खड़े हो। यहाँ से आगे चलकर रीवा और आगे चलकर रीमा हो जाएगा। यही जन्मे ताल से यही गामा ने अच्छे अच्छों को कच्चा किया। पैसे से आप कभी प्रतीत होते हैं? पेशा छी छी छी। अरे जिसे मैं उड़ता दिखाता हूँ वो कविता आपको सुनाता हूँ। और हौले से कविता को धूप में टांग नहीं देते होंगे। वाह, कविता को हौले से धूप में टांगना। आप तो बेहद कल्पनाशील प्रतीत होते हैं। नहीं, राजेंद्र सोनी जी बहुत उम्दा व्यक्तित्व और बहुत अच्छे कलाकार। मुझे उनके साथ एक नाटक आप कौन श्रीमान में काम करने का मौका मिला, जिसके निर्देशक थे हिरेंद्र सिंह जी। उसमें मेरा भी एक छोटा सा रोल था, लेकिन उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ उस चरित्र को निभाया, मैं चाहता हूं कि आगे भी वो ऐसे ही काम करते रहें। और
व्यक्तिगत रूप से उनके साथ जो मेरा अनुभव रहा काफ़ी सकारात्मक रहा और वो मदद भी कर देते हैं और पता भी नहीं चलता है। शैलेंद्र द्विवेदी जी के साथ में मेरा पहला जो भेंट हमारी हुई है, हम लोग एक नाटक करते थे। हिरेन सिंह दादा हैं हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो थिएटर से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है और हमेशा थिएटर में कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। उनसे जुड़ा तो उस दौरान हमारी शैलेंद्र द्विवेदी जी से मुलाकात हुई थी, तो वो एक बहुत ही सशक्त किरदार उसमें निभा रहे थे। एक कवि का रोल कर रहे थे, मैं भी एक रोल कर रहा था उसमें, एक जो डिप्लोमेट आदमी होता है उसका रोल कर रहा था। तो उस समय हमारी इनसे भेंट हुई, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का हमारा। और बहुत अच्छे कलाकार हैं, इप्टा से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। वो काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, रीवा में रेडियो से जुड़े हुए हैं वो, और समाचार में अक्सर उनका और आपका भी सुनने को मिलता है, मुझे अवसर मिलता है। जो नए स्ट्रगलर हैं आज की डेट में, उनके लिए आपका क्या संदेश है? अब स्ट्रगलर तो देखिए, मेरा संदेश यही रहेगा, जो भी इस फील्ड में जाना चाहता है, जैसा आपने बताया कि पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा ये कि आप जिस चीज़ के लिए भी जा रहे हैं तो तैयारी से जाएं। तैयारी मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक्टिंग एक बहुत बड़ा, मतलब वो बहुत दाल चावल है या दाल भात है कि आपको कुछ भी देंगे और आप कर लोगे, ऐसा नहीं है। एक्टिंग में बहुत कुछ होता है जो आपको सीखना पड़ता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वो सिखाते हैं आपको एक्टिंग, कैसे आप एक्टिंग करेंगे। जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में है, बहुत अच्छा संस्था है। वहाँ पर आपका, वहाँ मुश्किल से सिलेक्शन होता है। वहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद अगर वहाँ पे एक्टिंग करने जाते हैं तो वो आपको पारिश्रमिक भी देते हैं, 10,000 से लेके 50,000 रुपये तक वहाँ के कलाकारों को मिलता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि बगैर अपने माँ बाप को बताए हुए, सूचित किए हुए, किसी के कह देने पे कि तुम बहुत खूबसूरत लगते हो, तुम एक्टिंग कर सकते हो, तुम शाहरुख खान जैसे दिखते हो, तो मैं नहीं मानता कि उसकी बात सुनकर उसको वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जैसे आज की डेट में आपने नाम सुना होगा रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री में भले भी उसका पैसा लगा हो या उसने लगाया हो, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में तैयार होकर आया था। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया था तो मैं तैयार होकर नहीं गया था, मैं हवा में गया था कि मैं कुछ करूँगा और करके दिखाऊँगा। पर ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में, क्योंकि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, गॉडफादर हैं, वो भी अपने बेटों को इस तरीके से लॉन्च नहीं कर पाते। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बनेगा, सुनील गावस्कर का बेटा सुनील गावस्कर नहीं बनेगा, विवियन रिचर्ड का बेटा विवियन रिचर्ड नहीं बनेगा, क्योंकि जो आप में है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसे अंधी दौड़ में ना चले जाएं, अपने को तैयार करके वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे तो उनको ज़्यादा मौके मिलेंगे और ज़्यादा ऊपर जाने की चांसेस मिलेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जो नए स्ट्रगलर हैं उनके पास या तो इतना बैकअप हो, नहीं बैकअप हो भी उनके पास, तब भी मैं यही बोलूँगा कि अननेसेसरी आप पैसा लुटाने क्यों जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, उसको बोलते ही मायानगरी हम लोग। वो तो चाहेगा कि आपका पैसा मैं ले लूँ, आपको सपने दिखा के। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सपना दिखा के आपको बोल देंगे। मैं आपको बोल दूंगा कि मैं आपको कल एक बहुत बड़ा रोल दे रहा हूँ और इसके लिए आप सेलेक्ट किए जाते हैं, और आप खुशी से पागल हो जाएंगे। फिर वो धीमे धीमे बोलेगा कि भैया इसमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पैसे कितने, अब उसका तो कोई निश्चित पैरामीटर नहीं है कि कितने आप अपने माँ बाप को परेशान करेंगे। माँ बाप ने जो ज़िंदगी भर मेहनत से कमाए हैं वो पैसे वहाँ जाके आपको आपकी ज़िद के कारण दे भी देंगे, तो गलत हुआ ना। और वो पैसे पता चला वहाँ पानी में चले गए, आप कुछ बने भी नहीं, क्योंकि आप कुछ है ही नहीं। सो आइडेंटिफाई योर सेल्फ, आप अपने आप को प्रूव करिए पहले कि आप एक्टर हैं। मैं क्रिकेटर था तो मैं क्रिकेटर में वहीं तक पहुँच पाया ना जहाँ तक मुझे पहुँचना था। अगर मुझे एक्स्ट्रा और टैलेंट होता तो मैं कहीं और पहुँच जाता, यहाँ ना रहता। तो मैं किसी को दोषी नहीं मानता हूँ, मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ। आपकी आगामी योजनाएं क्या हैं? फिलहाल तो अब पिछले 2 वर्षों से जो कोरोना ने ये जो हालात दिखा दिए हैं, तो मुझे तो अभी कोई योजना बनाने में भी डर लगता है कि क्या करेंगे। पर हम लोगों ने प्लान बहुत सारे बना के रखे हैं। मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म शूट करी है रीवा में, आपको यूट्यूब में वो फिल्म मिल जाएगी। उस फिल्म का नाम है लास्ट लेटर। उसमें हम लोगों ने एक संदेश देने की कोशिश करी है। 27 मिनट की एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म है, आप ज़रूर देखिएगा उस फिल्म को। उसमें मैंने संदेश देने की कोशिश, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा यहाँ पर स्थान रीवा में बन जाए जिससे लोग, जो नए कलाकार, जो नए लोग जिनके दिमाग में उमंग रहती कि मैं एक्टिंग करूँ, मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँ, तो मैं उनको कुछ गाइडलाइन देना चाहता हूँ, उनको टेक्निकली थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ कि हाउ टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ द रुपहले पर्दे पे आप जाओगे तो कैसे दिखोगे। तो वो सारी चीज़ों की अगर हम एक प्लेटफॉर्म उनको दे देंगे तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में, अभी तो नहीं लेकिन कुछ वर्षों में उसमें बदलाव ज़रूर आएगा।
जैसे भोपाल में बदलाव हम देखने को पाते हैं कि आज फिल्म इंडस्ट्री वाले वहाँ जाते हैं शूटिंग करने के लिए, बॉम्बे की जगह को छोड़ के, तो आखिर वहाँ से शिफ्ट हुए ना इधर पे। तो हम चाहेंगे कि बॉम्बे वाले रीवा भी आएँ। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि मैं एक अच्छे, अभी हम लोग की कुछ ऐसी चर्चाएँ चल रही हैं कि एक फ़िल्म भविष्य में ज़रूर हम लोग बनाएंगे, और उसका बजट भी मतलब ज़्यादा तो नहीं रहेगा, लेकिन 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास रहेगा। और अब देखिए, अगर हमें सब कुछ ठीक ठाक रहा, प्रभु का आशीर्वाद रहा, तो हम जरूर वहाँ तक पहुँचे। क्या यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी बिल्कुल देंगे मौका, बिल्कुल देंगे। स्थानीय लोगों को भी क्यों मौका नहीं देंगे, वो तो चाहते हैं। जो कलाकार हैं, जो थिएटर हैं, जो कितने वर्षों से यहाँ पे बेचारे नाटक कर रहे हैं, हम तो चाहेंगे। भोपाल में भी यही हुआ है कि जो फिल्म इंडस्ट्री वाले भोपाल में आके शूटिंग किए हैं, तो आमिर खान प्रोडक्शन या कई ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस, राम गोपाल वर्मा का प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों को काम दिया, चाहे छोटा ही काम दिया, लेकिन वो प्रसन्न हो गए। लोगों को जब दिमाग में एक्टिंग करने का भूत सवार होता है, तो सबसे पहले वो सोचते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा बस हो जाऊँ, या मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊँ, मुझे बस दिखना है। पर वो उस चीज़ को समझना पड़ेगा पहले आपको कि आप करना क्या चाहते हैं, आप क्या खड़े होने के लिए आए हैं। वो तो जूनियर आर्टिस्ट का काम होता है। ये मुझे भी समझने में काफ़ी वर्ष लगा, मुझे फिल्म इंडस्ट्री समझने में बहुत, अभी भी मैं समझ नहीं पाया हूँ फिल्म इंडस्ट्री का। जैसे सुशांत सिंह के साथ में भी जो केस हुआ है, तो मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ कि एक टैलेंटेड एक्टर को ऐसा भी किया जा सकता है। और ये सुशांत सिंह जी के साथ में जो हुआ है, उसी की बात बस नहीं कर रहा हूँ, चाहे म्यूज़िक के क्षेत्र में बात कर लीजिए, चाहे टेक्निकल क्षेत्र में बात कर लीजिए। आज कोरोना काल है, वहाँ पे कौन सा एक्टर ऊपर आके एक्टरों को मदद कर रहा है या टेक्नीशियंस को मदद कर रहा है। जो डेली पेजेस पे बेचारे एक्टर पैसे पाते हैं 1000-2000 रुपये पर डे पे, उनकी क्या हालत होगी। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति आपको पता है। हमारी खुशनसीबी है कि द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच है में आज रुपहले पर्दे सहित चर्चित सीरियलों में अभिनय की छाप छोड़ने वाले अभिनेता राजेंद्र सोनी जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सच तो सच है में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकात होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।